Politics of Bihar is usually referred as यूपीएससी सिलेबस। अगर आप मैच्योर इनफ हो बिहार की पॉलिटिक्स को समझने के लिए, इसकी गतिविधि, वोट के लिए नेताओं के बीच जातिगत टूटमेल, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के साथ डिनर करने से इनकार का प्रभाव जनता पर पड़ने से लेकर अपने ही अलायंस के लोगों को सांप बिच्छू और जहर बताने तक, जब आप इन चीजों के मूलभूत कारण और प्रभावों को समझने में एफिशिएंट हो जाते हैं, तब आप यह मान सकते हैं कि चाहे वो पंचायत स्तरीय चुनाव हो, जिला, स्टेट या जनरल इलेक्शंस, आप इलेक्शंस की बारीकियों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आप इस पर्टिकुलर वीडियो में यह भी सीख पाएंगे कि कैसे सिंगल ओपोनेंट होने के बावजूद उसके पीछे की ताकतें, जो कभी कभी हमारे कॉग्निटिव माइंड को दिखाई नहीं पड़ती हैं, परेशानी का एक नया सबब बनकर उभरती हैं। जैसे 2020 के स्टेट इलेक्शंस में किसी ए पार्टी ने अपने ही अलायंस पार्टी बी के खिलाफ कुछ ऐसे उम्मीदवार खड़ा कर दिए जिससे अलायंस पार्टी बी के कुछ सीट्स टूट जाए। इन रिजल्ट अलायंस ए पार्टी सबसे लीडिंग पार्टी हो और वो अपना प्रोमिनेंस अलायंस बी पार्टी को समय समय पर दिखाती रहे। बिहार के पॉलिटिक्स को मैंने खुद समझने में एक अच्छा खासा समय दे दिया है, बट चीजें अभी जाकर क्लियर हुई है और होप आपको भी ये चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। बिहार के पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वीडियो के कुछ टॉपिक्स अगर कॉम्प्लेक्स लगे तो एक दो बार उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा से देखिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो का फर्स्ट पार्ट रिलेटेड है हिस्ट्री ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, मींस बिहार की सत्ता आजादी से लेकर 1990 के दशक तक की। सेकेंड पार्ट में लालू रिजिम, जिसे जंगल राज भी कहा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। थर्ड पार्ट में बीजेपी जेडीयू के साथ जो गठबंधन की सरकार बिहार में रही और नीतीश कुमार के टूटने जुटने की जो जर्नी रही है उसको देखेंगे। वीडियो के लास्ट पार्ट में एस्पेक्ट्स ऑफ बिहार को एक यूथ के नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे। चर्चा इसमें प्रशांत किशोर की भी होगी। मैं वीडियो के इस पार्ट में आपको प्रयास करूंगा बिहार के उन मेजर पार्टी और नेताओं से अवगत कराने की जो बिहार के पॉलिटिक्स और चुनावी रेस में 1990 के दशक तक सक्रिय थीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि इस वीडियो में कुछ जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स को बिना जाति के समझना या तो असंभव है या मूर्खता। जो लोग पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के भी चलते होंगे, वह भी इन स्लाइड्स को देखकर थोड़ा लेकिन कुछ न कुछ जरूर समझने लगे होंगे। जी हाँ, बिहार की सत्ता सन 1949 से 1990 तक के दशक में जनरल जाति, जो कि हिंदू के 4 कास्ट राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ से कंपाइल्ड है, बिहार के पॉलिटिक्स को अपने तक सीमित रखने में सक्षम दिख रही थी। चाहे मंत्रियों के पद हो, टेंडर का बंटवारा होना हो, ठेकेदारी का जिम्मा या फिर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सभी में इन जातियों का कॉम्पोजिशन काफी उच्च स्तर का था। 1990 तक के मुख्यमंत्री के लिस्ट में लगभग 60% मुख्यमंत्री जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो साफ साफ इस चीज को डिपिक्ट भी कर रही थी। जमीन माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, सभी इसी सवर्ण कम्युनिटी के मंजे हुए खिलाड़ी थे। आप इसका अनुभव सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि 14-15% की पॉपुलेशन के साथ जो कम्युनिटी लगभग राज्य के 60% मुख्यमंत्री का नाम तैयार करती हो, वह सत्ता और उसके हिस्सेदारियों में अपनी प्रबलता का परचम किस ऊंचाई तक ले गई होगी। कुल मिलाकर बिहार की सत्ता सिंस इंडिपेंडेंस से टिल 1990 तक फॉरवर्ड कास्ट के इर्द गिर्द घूमती रही। बिहार की स्थिति इस समय तक देश में 28वें पायदान पर थी और कैपिटा इनकम के मामले में नेशन वाइड 66% से कमी थी। ग्रोथ रेट 0.12% भी नहीं था, जबकि भारत इस समय 4.08% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था। एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.3 के साथ अगेन नेशनल लेवल से काफी कम थी। स्ट्रक्चरल इशू जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी में भी बिहार इंडिया से एक गैप क्रिएट करता दिखाई पड़ रहा था। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बेसिक अम्यूनिटी को भी पूरा करने में बिहार सरकार असक्षम थी। लिटरेसी रेट औंधे मुंह गिरा पड़ा था। अपराध का पैमाना चरम पर था। 6-7 बजते ही सारी दुकानें बंद हो जाया करती थी। नक्सलिज्म व्यापक हो चला था। जमींदारी प्रथा की मार बिहार अब भी झेल रहा था। 1950 से दशक 1970 के शुरुआती वर्षों तक बिहार में कांग्रेस की सरकार रही। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने लीड किया। इसके बाद फिर कांग्रेस का आगमन बिहार की सत्ता में हुआ। स्पष्टता के लिए बता दूं कि ये सरकार पिछली कांग्रेस से अलग थी। सिर्फ नाम और कुछ नेता सेम रह गए थे, जैसे इंदिरा गांधी। 1980-85 के दशक में कांग्रेस का जोर बिहार में दोबारा से प्रबल हो गया। इन सभी पार्टियों ने बिहार की विकास गति को अपने नजरिए से देखा और 1990 आते आते बिहार को 28वें स्थान की उपाधि दिला दी। जनरल कास्ट के लोगों का प्रभुत्व बिहार सरकार में चरम पर था। कांग्रेस लीडिंग पार्टी थी अब तक के पॉलिटिक्स ऑफ बिहार में। इसके बाद आता है 1990 का विधानसभा चुनाव, जिसमें लालू यादव का एडवेंट होता है।
देखिए, बिहार में कुछ चीजें एज सच फिक्स हैं, जैसे जनरल कास्ट विल वोट फॉर बीजेपी विच इज 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड सम ऑफ इट्स पोर्शन जो कि अपने व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए कहीं और वोट करती हैं। लालू यादव ने इसे अपने इमरजेंस का एक इंटीग्रल और प्रमुख पार्ट बना लिया। 7 सितंबर 1990 मंडल कमीशन का एक्सेप्टेंस हुआ भारत की पार्लियामेंट में। लालू यादव ने बस इतना किया कि जो बिहार मंडल कमीशन पारित होने के चलते अगरी और पिछड़ी जाति की लड़ाई का हब बना हुआ था, उसे दबाने का हर संभव प्रयास किया। इसकी इंपॉर्टेंस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगी। वीपी सिंह एज अ पीएम अपने आप को स्टेबल करने की सोच रहे थे। सोचने की इस प्रक्रिया में बीपी सिंह ने ओबीसी को मुख्य धारा में लाया, जो कि नेशनल लेवल पर 52% ऑफ पॉपुलेशन थी पूरे इंडिया की। पीएम वीपी सिंह ने 52% वोटर्स को अपने फेवर में करने के लिए मंडल कमीशन की नींव रखी, जिसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना था। तोड़जोड़ हुई, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मंडल कमीशन सितंबर 1990 में पारित हो गई। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब एंड एनी अदर गवर्नमेंट सेक्टर में मिल चुका था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वीपी सिंह को ओबीसी समाज ने अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। रीजन वाइज वीपी सिंह जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और ओबीसी समाज के लोग ये नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई जनरल बैठा हो। बाएं हाथ और वीपी सिंह अपनी कम्युनिटी जनरल के विभीषण और जयचंद तो बन ही गए थे 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देकर। इस घटना के प्रभाव की बात बिहार में करें तो लालू यादव, जो कि ओबीसी समाज के थे, मंडल कमीशन के राइट्स को दबाने का काम किया, जिससे यह ओबीसी के बीच लाइमलाइट में आ गए। इसके बाद तो यादव दशकों तक बिहार की सत्ता से अपराजय रहे। भारत में इसी के साथ चल रही थी बीजेपी की सोमनाथ यात्रा। बीजेपी ने एक रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की थी, जो कि गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के यूपी तक गतिमान थी। टू कंक्लूड हिंदू वोट बैंक, जब यह यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंची, तब श्री यादव ने बीजेपी के इस रथ यात्रा पर रोक लगा दी। यात्रा के कर्ता धर्ता आडवाणी को अरेस्ट करवाया। इससे पहले तक आडवाणी के इस रथ यात्रा को किसी ने छूने की भी जरूरत नहीं की थी। लालू यादव इस एक कांड से सेकुलरिज्म के फैन बॉय बन गए थे और डार्लिंग बॉय फॉर मुस्लिम्स। लालू यादव खुद ओबीसी के यादव समाज से बिलोंग करते थे और इस वाकया ने उन्हें मुस्लिम का भी समर्थन दिला दिया। आगे चलकर इसी समीकरण को एम वाई फैक्टर बता दिया गया, जिसमें एम स्टैंड फॉर मुस्लिम्स एंड वाई स्टैंड फॉर यादवास। आरजेडी लेड बाय लालू यादव, जेडीयू लेड बाय नीतीश कुमार एंड बीजेपी। बिहार के इस ट्रायंगुलर इलेक्शन में आरजेडी अनडिफिटेबल थी अपने इस मेजर एम वाई फैक्टर के बदौलत। इससे पहले तक बिहार के मुसलमान कांग्रेस को वोट करते थे। मुस्लिम लीडर्स और उलमाओं का मानना था कि अगर वो कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं तो कम्युनल पार्टी जैसे बीजेपी एंड शिवसेना विल कम इन पावर, जिससे मुसलमानों की स्थिति और भी दयनीय हो सकती है। मुस्लिम्स की स्थिति वैसी हो गई थी जैसे मुगल राज्य में हिंदुओं की। हिंदुओं को अपनी सेफ्टी के लिए जिस प्रकार मुगल एरा में मुस्लिम प्रशासकों को जजिया कर देना पड़ता था, इन द सेम वे मुसलमानों को अपनी सेफ्टी मात्र के लिए कांग्रेस को वोट करना पड़ रहा था। इतने व्यापक समर्थन के बाद भी लालू ने डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ किया उसे तो बिहार ने देखा ही, लेकिन सच्चाई किसी से छुपाई नहीं जा सकती। लालू राज कहें या जंगल राज, रंगदारी, किडनैपिंग, रैंसम, अपोजिशन लीडर किलिंग, डॉक्टर्स को उनके हाथ काट देने की धमकी, यह सभी इंसिडेंट एक लिमिट से काफी ऊपर हो गई थी, या यूं कहें आम हो गई थी। बिहार इलेक्शंस में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरल विल वोट फॉर बीजेपी, जो कि तथाकथित फॉरवर्ड पार्टी भी मानी जाती रही है। ऐसे में लालू ने इसे अपने उजागर होने का सबसे बड़ा टारगेट बना लिया। लालू ने इस 15% फॉरवर्ड कास्ट की अनदेखी की और इस पर अटैक भी किए, और अन्य कास्ट जैसे ओबीसी, मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटी को अपने साथ कनेक्ट करने में सफल रहे। यादव का एक फेमस स्टेटमेंट भूरा बाल साफ करो, जिसका मतलब जनरल कास्ट का बिहार से सफाया बताया जाता रहा है, इस स्थिति को पूरी तरह दर्शा भी रहा था। भूरा बाल साफ करने से मतलब है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला का सफाया। ये सभी स्टेटमेंट कभी कभी दबी हुई ओबीसी समाज और एससी एसटी वर्गों के लोगों को आरजेडी को वोट करने पर मजबूर करती थी। बिहार में इस दौरान मछली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की नीलामी होती थी, जिस पर सरकार अपना टैक्स लगाती थी। पीपल ऑफ मलाह कम्युनिटी इस प्रोफेशन से ज़्यादातर जुड़ी हुई थी। इन द सेम वे तारी, जो कि एक फेमस लिकर है बिहार में, इसके एक्सट्रैक्ट करने पर सरकार टैक्स लगाया करती थी। इस प्रोफेशन से पासी पासवान कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर जुड़े हुए थे। लालू यादव पावर में आते ही इन सभी टैक्सों को खत्म कर एससी एसटी के एक बड़े पार्ट को अपनी ओर आकर्षित किया। लालू यादव इन सभी चीज़ों से बिहार में इतने प्रोमिनेंट लगने लगे थे कि इन पर कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे स्टार भी चलने लगे थे। कोट चलते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, है ना।
बिहार में सत्ता और स्कैम दो शब्दों का मेल हमेशा से ही कॉमन रहा है। लालू यादव भी अपने आप को इस मधुमेह से बचा नहीं सके। भारत का मशहूर फोडर स्कैम जो चारा घोटाले के नाम से प्रचलित है, लालू की परेशानी को जोर पकड़ा गया। कहा तो ऐसा जाता है कि यह स्कैम मतलब 1990 के दशक में 2000 करोड़ की थी, बट ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट पेपर पर इस स्कैम की राशि 950 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो कि स्टिल 1990 के हिसाब से एक अनइमेजिनेबल अमाउंट लगता है। इस महीने अर्थात जुलाई 1977 को लालू यादव ने इस बड़े दबाव को देखते हुए अपनी एक अलग पार्टी बना ली। पार्टी बनाने का रीजन साफ था, इतना बड़ा आरोप लगने पर किसी भी सीएम का इस्तीफा जायज है। लेकिन सीएम लालू इसके पक्ष में नहीं थे। एक और स्कैम लैंड फॉर जॉब मामला, जिसमें यादव पर यह आरोप है कि इन्होंने जमीन लेकर रेलवे की नौकरी का वितरण किया है। इस पर्टिकुलर स्कैम के दौरान लालू यादव केंद्र के रेल मंत्री थे। लालू यादव इन मामलों में सजायाफ्ता हैं और अभी भी जेल आते जाते रहते हैं। बहरहाल लालू ने अपनी नई पार्टी आरजेडी बनाई। इससे पहले तक वो जनता पार्टी के तर्ज पर सीएम थे। विधायक का समर्थन मिला और नई सरकार बना ली। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि लिटरली एक 5वीं पास महिला थी। वो अपनी पत्नी को उठा के जो हस्ताक्षर भी नहीं कर पा रही हो, जो कह रही हो कि मुझे नहीं बनना है मुख्यमंत्री, हमें छोड़ दीजिए। हम कैसे, हम किचन से बाहर नहीं निकले हैं आज तक। जो महिला घर से बाहर नहीं निकलती हो कि नहीं आज से तुम मुख्यमंत्री हो क्योंकि मुझे पावर अपने पास रखना है। जिन्हें राजनीति का कुछ अता पता नहीं था, लालू ने घोड़े की लगाम को अपने पास रखा और पार्टी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जो कि लालू अभी तक मतलब 2024 तक पार्टी के निर्विरोध अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। मीडिया के पूछे जाने पर लालू का जवाब आया कि यह सारी चीजें सर्वसम्मति से हुई है, लोकतंत्र का पूरा सम्मान किया जा रहा है। लालू के इस शासन प्रणाली ने बिहार में 2005 तक राज किया। इसके दौरान कई बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुए, दोबारा चुनाव भी हुए, लेकिन लालू बने रहे। बीच में एक बार मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को मिला, लेकिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट प्रूफ करने से पहले ही अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को दे दिया था। 2005 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी और जेडीयू के अलायंस से बिहार में एक नई सरकार बनती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। पावर में आते ही रोड, एजुकेशन और लॉ इलनेस को नीतीश कुमार ने अपना निशाना बनाया। शुरुआती साल 2005 से 2009 तक नीतीश कुमार के काम अदर स्टेट के कंपैरिजन में काफी सराहनीय थे। हालांकि स्थिति टॉप नॉच नहीं थी, बट स्टिल बिहार एक अच्छी ग्रोथ रेट से आगे की ओर बढ़ रहा था। छात्राओं की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि के वितरण की स्कीम चलाई गई। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जेडीयू बीजेपी की ये गवर्नमेंट वास्तव में प्रशंसा का एक पात्र रही थी। प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था कुछ हद तक पटरी पर लौटी, लेकिन अभी भी इस मामले में आदर्श स्टेट से कोई कंपैरिजन नहीं कर पा रही थी। नीतीश कुमार के एरा में कुछ बिल्डिंग्स बेवजह बनाई गई, जिसका विरोध कई बार कोर्ट ने भी किया था। बिहार में शराबबंदी लागू हुई, जो कि सफल असफल रही। यह एक काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और सत्ता में रहे लोगों का कमाने का एक बड़ा जरिया। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम वीडियो के लास्ट पार्ट में एक यूथ के एस्पेक्ट से देखने का प्रयास करेंगे। अगेन रोड, जो कि लालू के राज में बस एक इमेजिनरी लाइन बन के रह गई थी, उसे सुधारने का काम नीतीश कुमार ने शुरुआती सालों में बहुत ही प्रिसाइजली किया था। अभी की बात करें तो रोड्स और पुल बिहार में रातों रात गायब हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। बहरहाल बीजेपी और जेडीयू के अलायंस से बनी यह सरकार बिहार में यहाँ तक बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी। बिहार की पिछली स्थिति से बिहार का प्रोग्रेस हुआ, लेकिन मामला पूरी तरह गड़बड़ा तब गया जब नीतीश कुमार के अंदर खुद प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जागृत हो गई। वीडियो में आगे इसके एस्पेक्ट्स आएंगे, बट यहाँ एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि जेडीयू का मेजर वोट बेस क्या था, कैसे ये इतनी पावर क्लास हुई। नीतीश कुमार ने बिहार के लेजिस्लेटिव हॉल में एक बिल पारित किया, जिसमें ओबीसी को दो पार्ट BC1 और BC2 करने की सोची, और BC1 जिसे EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास भी कहा जाता है, उसके रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया। एक चीज का यहाँ ध्यान रखा गया कि ईबीसी में उन जातियों का नाम तो था ही जो इकोनॉमिकली लो थी, साथ ही उन जातियों का भी नाम था जिनके लीडर्स का कोई चेहरा अभी तक स्टेट लेवल तक नहीं पहुंचा था। इन रिजल्ट ईबीसी की कैटेगरी नीतीश कुमार के समर्थक हो गई और जेडीयू का एक कोर वोटर बैंक। SC/ST में भी महादलित सेक्शन बनाकर इस वर्ग के लोगों को भी नीतीश कुमार ने अपनी ओर आकर्षित किया और श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को सिर्फ पासवान समाज तक का नेता सीमित कर दिया। महादलित सेक्शन के लोग अब जेडीयू को वोट करने में ज्यादा सहज थे और एक कोर वोटर बैंक जेडीयू का। ओबीसी के तौर पर उभरे नीतीश कुमार कुर्मी समाज से थे और कोयरी समाज को अपने साथ लाने का एक मुहिम लव कुश भाई भाई चलाई। ओबीसी एंड ईबीसी सेक्शन विद इन ओबीसी जेडीयू के वोट बैंक में शामिल हो गई। बाय ऑल दिस सपोर्ट बिहार में नीतीश कुमार इलेक्शन में बहुत अच्छा कर रहे थे। उनकी पार्टी बिहार में लीडिंग पार्टी भी थी।
इस दौरान ये सभी चीजें देखकर नीतीश कुमार के अंदर खुद प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जागृत हो गई। नीतीश को इसमें थोड़ा बल और तब मिल गया जब उन्होंने मात्र 46 सीट्स वाली पार्टी के कैंडिडेट एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनते देख लिया। नीतीश के पास सेकुलरिज्म की छवि थी और एक कोर वोट बैंक भी था, 20 एमपी का सपोर्ट भी था। स्थिति को देखते हुए नीतीश ने बीजेपी से कटना शुरू कर दिया। मोदी से बिना कोई पर्सनल इशू हुए बगैर भी मोदी जी से अपने फोटो का अलगाव का निर्देश दे दिया। पचरा पचरी होने के बाद जेडीयू एनडीए अलायंस से टूटकर बिहार में चुनाव लड़ी और बस 2 सीट पर सिमट कर रह गई। बिहार में जेडीयू की सरकार बनी रही, कांग्रेस और इंडिपेंडेंस के समर्थन के साथ। नीतीश कुमार के पास खुद 115 एमएलए थे, मात्र 7 कम मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। नीतीश ने कैलकुलेटेड रिस्क लेकर खेला तो किया, लेकिन वो खुद 2 सीट पर सिमट कर रह गए। इसके बाद नीतीश कुमार ने इसकी जिम्मेदारी ली, सीएम पद से इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का भार सौंप दिया। मांझी 9 महीने तक बिहार के सीएम बने रहे। बाद में नीतीश कुमार जी ने फिर बिहार की सत्ता अपने हाथ लाने की सोची। मांझी SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और 22-23% वोट की अहमियत को अच्छी तरीके से समझते थे। इसीलिए नीतीश कुमार को मांझी को दबाने में एक अच्छी खासी मेहनत लग गई। इन रिजल्ट मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और नीतीश एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। जेडीयू अलायंस विद आरजेडी। 2015 में बीजेपी के व्यापक पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसको कम करने का टारगेट लिए हुए नीतीश कुमार ने आरजेडी अलायंस के साथ गठबंधन किया। 243 सीट में 71 सीटें जीती और अलायंस में आरजेडी ने 80 सीट्स जीती। फिर भी नीतीश कुमार सीएम बनाए गए, जिस पर आरजेडी और जेडीयू में कई बार टांग खिंचाई हुई, जैसे अपने ही अलायंस के लोगों को सांप बिच्छू और जहर बताना। 2017 में तेजस्वी यादव के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस लगने के बाद डिस्कम्फर्ट महसूस करते नीतीश सरकार ने अपना पलड़ा बदल लिया। फिर बीजेपी के साथ सरकार बनी। ई बार भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे फ्लोर टेस्ट के बाद। 2022 में भी वही कहानी दोहराई गई। फिर नीतीश कुमार को पलटू राम जैसे शब्दों से नवाजा गया जब वह आरजेडी के साथ अलायंस में आए थे। हाल के ही दिनों में फिर उनका मर्जर बीजेपी के साथ हुआ है। इस बार बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। यह था पॉलिटिक्स ऑफ बिहार का पार्ट 3। अब बिहार के पॉलिटिक्स को एक यूथ के एस्पेक्ट से भी देखना उतना ही जरूरी है जितना कॉपी को कलम। वीडियो के इस पार्ट को हम अगली पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सो कॉल्ड युवा नेताओं को शेयर करना ना भूलें।